हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे क्लैट, सीयूईटी या एसएससी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स डे टू डे अपडेट रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल होगी। आज हम एक क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मोदी 3.0। जो हमारी नई सरकार बनी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। जैसे कि आपको पता है 18 लोकसभा इलेक्शंस हुए, ठीक है। इलेक्शंस के रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग थे। इस बार तो हम कह सकते हैं कि लगभग सभी पार्टीज एक तरह से सेटिस्फाइड दिखी, क्योंकि इस बार किसी ने ईवीएम पे क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज को इलेक्शन में इस बार वोट्स मिले हैं, वो वोट्स एक तरह से मतलब डिफाइन कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इस बार इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना बीजेपी कंप्लीट मेजोरिटी ले पाई, और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ना इंडिया अलायंस की भी हम बात करते हैं तो इंडिया अलायंस कंप्लीट मेजोरिटी ले पाई, और बीजेपी को भी एनडीए जो दूसरी अलाइज पार्टी है उसका सहारा लेना पड़ा गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन रहा, और इस इलेक्शन के ऊपर देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन उठाने की कोई बात नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब था, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पार्टीज को इस इलेक्शन में वोट मिले हैं अलग अलग जगह से। अगर देखा जाए, अब आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को 7 की 7 सीट्स पे हार देखनी पड़ी, जहां पे देखा जा रहा था कि शायद सिंपैथी के बेस पे ही केजरीवाल को बहुत सारे वोट्स मिल जाते। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीजें थी, और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ बात करूंगा इलेक्शंस 2024 के हुए हैं। इलेक्शंस के रिलेटेड फैक्ट नहीं दूंगा मैं इसमें आपको। मोदी गवर्नमेंट 3.0 जिसको हम कह रहे हैं कि इस बार किस किस विभाग में पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, कि कौन कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को दिया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो नरेंद्र मोदी 3.0 कैबिनेट की बात करेंगे। कैबिनेट के अलावा एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वर्ड भी आप सुनते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा बना है। लगभग 73 मिनिस्टर्स ने इस बार ओथ लिया है। इस 73 में मोदी जी भी शामिल है, मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री प्लस 72 मिनिस्टर्स ने इस बार ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और मंत्रालय संभाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत इलेक्शंस के बारे में मैं बता देता हूं। इसके अलावा अगर आप चाहते होंगे कि एक पूरा फैक्ट्स का मैं पिटारा लेके आऊं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मुझे लगता भी है कि इस बार ये जो इलेक्शन हुए हैं 2024 से, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक मैं आपसे बात कहता हूं, देखिए यहां लिखा हुआ है कि टोटल कितनी सीट्स पे इलेक्शन हुआ। टोटल 543 सीट्स पे इलेक्शन हुआ। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि इलेक्शन 543 सीट्स की जगह पे ना होके टोटल कितनी सीट्स पे हुआ है, 544 सीट्स पे, तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पहली बार पूरा ये सीट्स का निकाला गया कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होंगे, तो वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये क्वेश्चन किया मीडिया ने कि 544 क्यों, हमारे पास तो 543 सीट्स है। तो उसका एक प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपके जैसे रिस्पॉन्स रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, तो स्पेशली सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस को लेके एक वीडियो में बनाऊंगा, जहां पे आप सबको पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा इस इलेक्शन से रिलेटेड, राइट। अभी हम देखने जा रहे हैं मोदी 3.0 कि कौन कौन से मंत्रालय किस मंत्री को दिए गए हैं, और नए मिनिस्टर्स कौन से बने हैं, पुराने मिनिस्टर कौन कौन अपनी उसी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन की आपको पता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसने टोटल 293 सीट्स जीता, यानी बीजेपी प्लस बीजेपी के जितने अलाइज थे, और 293 सीट्स का मतलब हो गया कि इन्होंने फिर मेजोरिटी बनाई और गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो टोटल सीट्स जीती है वो है 240, राइट। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसको INDIA बोला जा रहा था, इनकी टोटल सीट्स आई हैं 234, और इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन निकल के आया है, कांग्रेस पार्टी, जो सिर्फ एक नंबर पीछे रह गई 100 सीट से, राइट। अब इसके बाद ये इलेक्शन हुए थे, आप इलेक्शन का रिजल्ट आपका आ गया था 4 जून को। 9 जून को ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है, ठीक है, जिसमें शपथ लिया गया है कि हम अपने देश के प्रति बिल्कुल सब कुछ समर्पित करेंगे, करप्शन वगैरह में बिल्कुल शामिल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं होते हैं, इसके अलावा इनके पास भी बहुत सारे डिपार्टमेंट मंत्रालय होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मंत्रालय हैं। नरेंद्र मोदी जी की हम बात करते हैं।
इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक और चीज निकल के आती है कि ये दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इसके बाद अगर नेक्स्ट इलेक्शन में भी मोदी जी जीतते हैं तो अपने आप में हिस्ट्री बन जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, राइट, ये पहले भी ये डिपार्टमेंट इनके पास ही था मंत्रालय। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखिए एक मिनिस्ट्री के अंदर ही कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में आप ज्यादा जो कंफ्यूजन नहीं रखना है। मिनिस्ट्री अपने आप में एक पूरा मंत्रालय होता है, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको पीएम ही एक तरह से चेयर करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी होंगी, इश्यूज होंगे, उस पे ऑब्वियसली डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन दैट विल बी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर कोई पोर्टफोलियो, कोई मंत्रालय रह जाता है, कोई विभाग रह जाता है, तो वो सब कौन देखेगा? प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार टोटल 73 मिनिस्टर्स, यानी प्रधानमंत्री प्लस पीएम प्लस 72 इतने टोटल मिनिस्टर्स ने इस बार क्या किया है? शपथ लिया है, यानी मिनिस्टर बनाए गए हैं, जो कि एक लिमिटेशन के तहत होता भी है कि टोटल 1/6 जो होते हैं इतने लोग को ही कुछ परसेंटेज केवल मिनिस्टर बन सकते हैं। सबको 243 अगर है तो 243 को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से नहीं होता है। अब इसमें जो है कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो पहले थोड़ा बहुत हम इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, बाकी अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो एक अच्छे से वीडियो में मैं क्लियर तरीके से समझा दूंगा। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब बड़े मंत्रालय, यानी ऐसे मंत्री जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, जब भी बैठक होगी, डिस्कशन होगा, तो उसमें ये लोग शामिल होंगे। नॉर्मली 25 से 30 लोगों का ये ग्रुप होता है। इस बार टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी में कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज भी दिया जाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या है। तो कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिया आता है, देश से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। नॉर्मली इसमें जितने भी बड़े बड़े विभाग जो कि देश को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो गए, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट बनते हैं। तो टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बार बनाए गए हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट का रोल मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर भी कई ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को भी होल्ड करने वाला एक अकेला मिनिस्टर सब कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए भी असिस्टेंट चाहिए। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एक असिस्टेंट का ही काम कर रहे होते हैं। डिफरेंस ये हो जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर की जब मीटिंग होती है तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज का मतलब ये है कि कोई मंत्रालय उनको दे दिया गया है बट वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट इंचार्ज मतलब अपना सिर्फ उस मंत्रालय को देखेंगे। बस ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ऐसे 30 कैबिनेट मिनिस्टर, तो टोटल अगर मैं कहूं तो 72 मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी के अलावा। क्या हम 72 मिनिस्टर्स को याद रखें कि उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो विभाग दिया गया? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हाँ, लेकिन 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो बनाए गए हैं इनके पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो लोग चर्चा में थे, पॉपुलर थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आप डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज थी यही कि सबका पोर्टफोलियो याद रखना कि कौन से पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मंत्रालय जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं कैबिनेट के, उसमें बहुत सारे वापस कंटिन्यू कर रहे हैं मंत्री जो पहले थे, उन्हीं लोगों को कंटिन्यू दिया गया है, यानी मोदी जी ने उन पे विश्वास दिखाया काफी ज्यादा।
और इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि क्योंकि सिंस उनके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे, जैसे मान लीजिए नितिन गडकरी हो गए जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो अगर मैं बात करता हूं तो नितिन गडकरी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट चला रहे थे, अगर उनको चेंज कर दिया जाता, कोई नया मिनिस्टर आता, तो फिर उनके नए थॉट्स होते, नई चीजें होती, उसमें फिर टाइम वेस्ट होता, तो उससे अच्छा उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। एक तरह से ये चीज भी दिखाता है कि ये विश्वास करते हैं कि इनके जो मिनिस्टर थे सही से काम कर रहे थे और इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं राजनाथ सिंह। मोदी जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, राजनाथ सिंह आते हैं। राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो इनको डिफेंस, जो कि पहले मिला हुआ था वही डिफेंस मंत्रालय वापस ये शुरू कर रहे हैं। अमित शाह की बात करते हैं तो होम मिनिस्टर पहले भी थे, तो होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर, स्टेट्स के बीच आपस में एक समझौता बना के रखना, ठीक है, सामंजस्य बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। पिछले लास्ट ईयर देखा था कि मणिपुर के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए थे कुकी और मैत्री ट्राइब, तो उसको लेके बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए थे जहां होम मिनिस्टर बहुत परेशान हो गए थे, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नितिन गडकरी की मैंने अभी आपसे बात की कि हाईवे मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमण, सबको पता होगा कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी वापस ये कंटिन्यू कर रही हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर। जो इस कलर में आप देखेंगे नॉर्मली वुमेन्स, जो बहुत सारी वुमेन्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मंत्रालय, उनको रिप्रेजेंट किया गया इस कलर से। ठीक है, एस जयशंकर, मैंने बहुत पहले भी इनकी कई बार दूसरी वीडियोस में इनकी प्रशंसा की है कि द वे ही रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड वाइड लेवल, इट्स सो गुड। मतलब एक ऐसा नेता जो अपनी कमेंट्स के लिए फेमस हो जाता है, रिप्लाई कैसे करना है, चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजें, तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, काफी एक्सपीरियंस है। इनको वापस से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्रालय जो है वो इनको दिया गया है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और इंडिपेंडेंट चार्ज। यानी एक चीज इसमें देखने वाली है वो ये कि ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक्स एंड प्लानिंग इनको दिया गया, बट ये कैबिनेट मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। इसी तरह अर्जुन राम मेघवाल जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाए गए हैं, अगेन ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कुछ मिनिस्टर कंटिन्यू तो किए गए हैं, तो उनके कुछ पोर्टफोलियो मतलब विभाग को चेंज कर दिया गया है मंत्रालय को, और कुछ को मतलब दूसरे मंत्रालय दे दिए गए हैं। तो जो चेंज किया है वो भी हम देखेंगे। पीयूष गोयल जो थे उनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया है। ठीक है, टेक्सटाइल फूड एंड कंज्यूमर अफेयर से हटा के उनको कॉमर्स इंडस्ट्री दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो उनको एजुकेशन मिनिस्टर पहले भी थे, उसको रिटेन करके, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर को रिटेन करके रखा गया है, और उनके पास से स्किल डेवलपमेंट वाला जो मंत्रालय था उसको हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर अगेन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान। अश्विनी वैष्णव ओडिशा के अंदर, मुझे याद है कि रेल इंसिडेंट हुआ था ट्रेन का, तो बहुत क्वेश्चन उठाया गया था, विपक्ष ने इनसे बार बार कहा था कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अश्विनी वैष्णव काफी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है इन्होंने, तो इस फील्ड में इनको नॉलेज अच्छी है, तो इनको कंटिन्यू किया गया है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी फील्ड जो है ये इनके पास दिया गया है, साथ में I&B जो होता है इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो भी इनको दे दिया गया। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स एंड शिपिंग का डिपार्टमेंट दिया गया है, आयुष मंत्रालय इनसे हटा लिया गया है। भूपेंद्र यादव की हम बात करते हैं तो इनको इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है, जितना इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो ये देखेंगे। लेबर मिनिस्ट्री इनसे हटा दी गई। हरदीप पुरी जो है इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। जितेंद्र सिंह, हरदीप पुरी के पास पहले अर्बन डेवलपमेंट था, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गए। और जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज, मतलब किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ये काम नहीं करेंगे अगर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो। ठीक है, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है वो दिया गया है, और प्लस साथ में अर्थ साइंसेस जो है उसको भी ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्री जो पॉपुलर भी हुए इस इलेक्शन में, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, कुछ इसमें से एनडीए के अलायंस है, मतलब बीजेपी के नहीं है, एनडीए अलायंस है, और काफी पॉपुलर भी हैं, और पहली बार डेब्यू कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर। तो देखेंगे सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपने कई बार सुना होगा, एमपी से ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कई बार मध्य प्रदेश के। अब इनको सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एक तरह से दिया गया है, जो मोदी के गवर्नमेंट, जो मोदी 2.0 था, उसमें किसानों का चैलेंज बहुत बड़े रूप में आया मोदी गवर्नमेंट के लिए, तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट किसको दे दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को, काफी एक्सपीरियंस्ड है। मनोहर लाल खट्टर आप देखिए तो ये भी चीफ मिनिस्टर रह गए हैं हरियाणा के,
ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर को इस बार पावर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। के राम मोहन नायडू जो कि एक एनडीए पार्टनर अलायंस है, ये जो ब्लू कलर से आप टिक देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी ये बीजेपी नहीं है, ये एनडीए के अलायंस में है, ठीक है। और इनको भी फिर मंत्रालय दिया गया है कि राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन जो आपका फ्लाइट वगैरह है, ठीक है, इनसे रिलेटेड सारी जो जिम्मेदारी दी गई है वो डिपार्टमेंट दिया गया है। एस डी कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्री स्टील का डिपार्टमेंट देखेंगे। जीतन राम मांझी बिहार से जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एमएसएमई अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो जीतन राम मांझी को एमएसएमई डिपार्टमेंट दिया गया है। ललन सिंह काफी पॉपुलर है, पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, जितना ये आप कह लीजिए कि हम प्राइमरी जो इस सेक्टर कहते हैं वो वाली जिम्मेदारी इनको दे दी गई है ललन सिंह को। चिराग पासवान अगर बात कर रहे हैं तो ये काफी पॉपुलर है, यंग अगर हम बात करते हैं इंडियंस के बीच, क्योंकि काफी हैंडसम भी है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग जो डिपार्टमेंट है इनको दिया गया है, राइट। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी क्योंकि वुमेन है तो इनको डिपार्टमेंट दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज नॉट लाइक दैट कि वुमेन है इसलिए दिया गया है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जो है इनको बनाया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मेरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अन्नपूर्णा देवी, इससे पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन था? हु वाज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इन मोदी 2.0? मोदी 2.0 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन था? प्रताप राव जाधव, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेदा वगैरह ये सारी चीजें हैं वो डिपार्टमेंट दिया गया है। जयंत चौधरी जो है अगेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट इंचार्ज, यानी किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर असिस्टेंट के रूप में नहीं काम करेंगे, ये अपना डिपार्टमेंट खुद इंडिपेंडेंटली होल्ड करेंगे। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स पहले क्या थे और नया पोर्टफोलियो, मतलब उनके पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया गया है, वैसे मिनिस्टर्स को देखते हैं। देखिए प्रहलाद जोशी, अगर आपको याद हो मोदी 2.0 में इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो संभालते थे। अब क्या है, ये फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर बना दिए गए हैं। पहले इनके पास कोल माइन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर था। गिरिराज सिंह की अगर हम बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर पहले थे, अब इनको बनाया गया है टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो अभी वाला याद रखना है आपको कि नए मिनिस्टर जो बने हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर किसको बनाया है? गिरिराज सिंह को। ज्योतिराज सिंधिया, पहले इनके पास सिविल एविएशन और स्टील मंत्रालय था, अब इनको कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्ट को मैनेज करने वाला जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से एक मंत्रालय है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए हैं, पहले ये जल शक्ति मिनिस्टर थे। किरण रिजिजू की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रहलाद जोशी वाला डिपार्टमेंट अब संभाल लिया है, जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, कि पार्लियामेंट के कामकाज जो चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको सही तरीके से सही रूप से देखना चलाना, वो इनका काम है, किरण रिजिजू का। और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाए गए, पहले ये अर्थ साइंस मिनिस्टर थे। मनसुख मांडवीय लेबर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे ध्यान रखते हैं वो इनको याद रख सकते हैं। अब मनसुख मांडवीय जो है ये रखेंगे, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालेंगे, ठीक है। और जी किशन रेड्डी की अगर हम बात करते हैं तो ये कोल एंड माइन मिनिस्टर बने हैं, पहले इनके पास कल्चर डिपार्टमेंट था, राइट। एक बार फिर से किसकी वापसी हुई है कैबिनेट के अंदर, तो उसमें आते हैं जेपी नड्डा, जो कि हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाए गए हैं। जेपी नड्डा जो है आप देखिए, पहले ये क्या थे, पहले ये बीजेपी के प्रेसिडेंट होया करते थे, अब इनको मंत्रालय दे दिया गया है, तो ये हेल्थ, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर संभालेंगे। और जुएल ओरम जो है ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी बहुत सारे हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एक एक करके बताने से अच्छा है कि मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें ये भी कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सब याद करना बहुत जरूरी नहीं है, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक असिस्टेंट के रूप में ही काम करता है, सब असिस्टेंट मिनिस्टर के रूप में साथ देता है किसका? कैबिनेट मिनिस्टर का। और साथ में जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज वाले होते हैं वो असिस्टेंट के रूप में काम नहीं करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये देखिए एनडीए के पार्टनर्स, और क्योंकि पार्टनर्स को इन्होंने कोई मंत्रालय दिया है तो दिस इज अ बिग थिंग। सो रामदास अठावले जो हैं, अगर आपने कभी इनको पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए देखा होगा तो शायराना अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपनी बात को रखते हैं।
तो रामदास अठावले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर इनको बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनी है। चंद्रशेखर पेमासानी जो है इनको रूरल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। और रामनाथ ठाकुर है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो ये वो मिनिस्टर हैं जो एनडीए के पार्टनर होते हुए मिनिस्टर बने हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कि कितने वुमेन्स, ये जो पूरा मोदी 3.0 है इसमें कितने वुमेन्स को मिनिस्टर बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये था आज का पूरा वीडियो मोदी 3.0 गवर्नमेंट से रिलेटेड। आई होप ये गवर्नमेंट देश की डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए काम करेगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।